हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी जीएस की क्लासेस कर रहे थे और जीएस में चल रही थी हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। और आज की क्लास जो है हमारी वो लास्ट क्लास होगी भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन की। हाँ, आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष सन 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून सन 2020 में नहीं चुना गया? आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, कनाडा। तो जो आपका कनाडा है, इसको आपके सन 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में आपके नहीं चुना गया। और आपके ये सभी देश जो है, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और एक आपका केन्या, ये सब आपके अस्थायी सदस्य चुने गए थे। कब आप किस में आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये सभी आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। और इनके साथ हमारा देश जो भारत है, भारत भी आपका अस्थायी सदस्य चुना गया था। कब चुना गया था? आपके 17 जून सन 2020 को। 17 जून सन 2020 को भारत इसका अस्थायी सदस्य चुना गया। और बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में इसके अस्थायी सदस्य जो हैं, वर्तमान में जो है आपके अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं आपके? डेनमार्क, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पनामा एवं सोमालिया। ये सभी देश जो हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। और ये आपकी इनकी अवधि क्या है? 1 जनवरी सन 2025 को ये चुने गए थे और आपके 31 दिसंबर सन 2026 तक ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार की मुख्य भाषाएं आपकी चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश। उपरोक्त में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको ये संसार की मुख्य भाषाएं दे रखी हैं, इनमें से आपको बताने की कौन सी भाषाएं जो है, भाषा आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन सी है, हिंदी, ऑप्शन सी आपका हिंदी जो है वो आपकी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश व रूसी, चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश और आपकी फ्रेंच, चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश और आपकी फ्रेंच हो गई, स्पेनिश हो गई आपकी, एक बची आपकी रूसी। ये सब जो थी आपकी आधिकारिक भाषाएं थी, जिनमें केवल अंग्रेजी व फ्रेंच आपकी कार्यकारी भाषाएं हैं। ये आपकी आधिकारिक भाषाएं हैं। और बात करूं कार्यकारी भाषाओं की, कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र की आपकी कार्यकारी भाषाएं हैं फ्रेंच और अंग्रेजी, अंग्रेजी व फ्रेंच। ये इसकी कार्यकारी भाषाएं, किसकी? आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी व फ्रेंच। और आधिकारिक भाषा हो गई चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, रूसी। ये इसकी आपकी आधिकारिक भाषा हो गई। परंतु वर्तमान में, अब आप प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान में कौन कौन सी है? वर्तमान में जो इसकी वर्तमान में इसकी कार्यकारी भाषाएं आपकी अरबी है, अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी व फ्रेंच, अंग्रेजी और आपकी फ्रेंच। ये सब जो है वर्तमान में इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं। क्या है आपकी कार्यकारी भाषाएं? वर्तमान में इसकी कार्यकारी भाषाएं अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी, ये सब इसकी वर्तमान में आपकी कार्यकारी भाषाएं।
और जब इसका गठन हुआ था, गठन के समय इसकी अंग्रेजी और फ्रेंच थी कार्यकारी भाषाएं, और हिंदी जो है इसकी आधिकारिक भाषा नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न देशों में से कौन एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो आपका कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? लीबिया, इराक, स्विट्जरलैंड, नामीबिया। तो जो आपका स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड आपका इस संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, लेकिन 10 सितंबर सन 2002 को 10 सितंबर सन 2002 को ये आपका सदस्य बन गया, और ये 109वां सदस्य बना। 109वां सदस्य बना। स्विट्जरलैंड इसका सदस्य नहीं था, लेकिन आपके 10 सितंबर सन 2002 को ये 109वां सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। जबकि आपका लीबिया कब शामिल हुआ था? लीबिया शामिल हुआ था आपके 1955 में। फिर आपका इराक, इराक कब शामिल हुआ था? 1945 में इराक शामिल हुआ था, और नामीबिया शामिल हुआ था आपका 1990 में। 1990 में नामीबिया शामिल हुआ था। बात करूं वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके वर्तमान में सदस्य कितने हैं? वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने सदस्य हैं वर्तमान में? वर्तमान में सदस्य देश कितने देश हैं? 193। वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं उनकी संख्या 193 है। तो यहाँ पर आपका स्विट्जरलैंड नहीं था, लेकिन 10 सितंबर सन 2002 को स्विट्जरलैंड सदस्य बना संयुक्त राष्ट्र संघ का, और वो 109वां सदस्य बना। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ई लिखिए, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? इरिट्रिया, इथोपिया, कांगो, दक्षिण सूडान। तो इनमें से आपका नवीनतम राष्ट्र कौन सा है? आपका दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान जो है नवीनतम देश है, और ये आपका 9 जुलाई सन 2011 को विश्व के नवीनतम देश के रूप में दक्षिण सूडान का जन्म हुआ। तो दक्षिण सूडान का जन्म आपके कब हुआ? 9 जुलाई सन 2011 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ के ये 193, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका 193वां सदस्य आपका दक्षिण सूडान ही है। दक्षिण सूडान आपका संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ये बना आपके 14 जुलाई सन 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। और कौन से नंबर का सदस्य बना? तो ये 193वां सदस्य है। 193वां सदस्य बना आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का। और इसकी राजधानी की बात करूं तो वर्तमान में इसकी राजधानी राजधानी है इसकी जूबा। जूबा इसकी राजधानी है। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? जूबा। तो आपका नवीनतम राष्ट्र है दक्षिण सूडान। कब बना? ये 9 जुलाई सन 2011 को इसका जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 14 जुलाई सन 2011 को। कौन से नंबर का सदस्य बना? 193 नंबर का सदस्य, मतलब नवीनतम सदस्य यही है संयुक्त राष्ट्र संघ का। और इसकी राजधानी क्या है? तो जूबा जो है इसकी राजधानी है दक्षिण सूडान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल कोर्ट जो है अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय उसका आप न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस। तो ये है आपके हेग के अंदर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थापित है। तो हेग कहाँ है? आपके नीदरलैंड में। नीदरलैंड नीदरलैंड के आपके होलैंड के हैग में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1945 में, और 1946 अप्रैल 1946 से इसने कार्य शुरू किया। अप्रैल 1946 से कार्य प्रारंभ किया।
कार्य प्रारंभ किया? कब कार्य प्रारंभ किया इसने? अप्रैल 1946 से कार्य प्रारंभ किया। और स्थापना कब हुई इसकी? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? सामान्य सभा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो जो आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसका संबंध आपका संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, इसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है आपका? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है आपकी, ये गैर सरकारी संगठन है। ये गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपका लंदन में। लंदन में इसका मुख्यालय है। अब थोड़ा सा आप संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त संयुक्त राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय संघ। बात करते हैं इसकी स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है आपके 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके अंग है, और इसके अंग क्या क्या है? अंग क्या क्या है इसके? इसका अंग है आपके महासभा। महासभा मतलब जनरल असेंबली। जनरल असेंबली। एक है आपका सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद मतलब सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल। फिर उसके बाद है आपका सुरक्षा परिषद हो गया। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक सामाजिक परिषद मतलब आपके इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिर आपका न्यायसी परिषद। इसके बाद है आपका न्यायसी परिषद। न्यायसी परिषद मतलब आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिर इसके बाद है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल के बाद है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट। फिर इंटरनेशनल कोर्ट के बाद है आपका सचिवालय। सचिवालय। इंटरनेशनल कोर्ट के बाद आपका सचिवालय, आपका सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट। ओके, यह हो गया आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो गई, मुख्यालय हो गया, और ये इसके प्रमुख अंग हो गए। एक हो गया आपका महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यायसी, और आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसके सदस्य कितने हैं? सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य हैं। और 193वां वह जो आपका नवीनतम सदस्य है, नवीनतम जो है आपका दक्षिण सूडान है।
दक्षिण सूडान। तो इसमें आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो नहीं आता। एमनेस्टी इंटरनेशनल है गैर सरकारी संगठन जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में लिखवा दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने आपको लिखा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? 32, 25, 24, 22। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 22 देशों ने इसे अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है आपका, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। कारण है आपका, पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू का प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ए सही है परंतु आर गलत है। आपका असर्सन जो है मतलब अभिकथन सही है, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। लेकिन जो आपका कारण है ये आपका गलत है, पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा नहीं है। पंजाब की आधिकारिक भाषा आपकी उर्दू है। पंजाब की आधिकारिक भाषा क्या है? उर्दू। उर्दू जो है आपकी पंजाब की आधिकारिक भाषा है। उर्दू पंजाब की आधिकारिक भाषा है, ना कि पंजाबी। और अधिकांश लोग बोलने में भी उर्दू का ही प्रयोग, सॉरी, और जबकि अधिकांश लोग बोलने में क्या प्रयोग करते हैं? पंजाबी। आधिकारिक भाषा उर्दू है लेकिन अधिकांश लोग बोलने में पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भाषा दे रखे हैं और यहाँ पर देश दे रखे हैं, तो कौन से देश की कौन सी भाषा है उसे आपको मैच करना है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही मैच नहीं है। डेनिश जो है वो डेनिश भाषा डेनमार्क की है, बिल्कुल सही है। डच नीदरलैंड की है, बिल्कुल सही है। मंदारिन चीन की भाषा है और भाषा थाईलैंड की। भाषा जो है वो आपकी थाईलैंड की भाषा नहीं है। तो भाषा कहाँ की लैंग्वेज है आपकी? भाषा है आपकी इंडोनेशिया की। भाषा कहाँ की है आपकी? इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की क्या है आपकी भाषा? इंडोनेशिया की भाषा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। जो एशिया की धुरी है आपकी विदेश नीति की रणनीति है, जापान की, सॉरी, भारत की, जापान की, चीन की, यूएसए की। तो ये है आपके यूएसए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, सड़क, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था और आपका प्रेस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो प्रेस है उसको फोर्थ स्टेट कहते हैं। प्रेस मीडिया जो है राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः इसे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उक्त कथन निम्नलिखित में से किसको इंगित करता है? भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव, पंचशील समझौता, शिमला समझौता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव, इसको ये कथन आपका इंगित करता है। ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने के पश्चात भी भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में बने रहने का निर्णय किया, किंतु अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पंडित नेहरू ने कहा था, स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। जो आपके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे वो जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? जवाहरलाल नेहरू, आई के गुजराल, ए बी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। तो जो आपके जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने
अफगानिस्तान की यात्रा की थी और इन्होंने कब की थी? 1959 में। 1959 सर्वप्रथम सितंबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने अफगानिस्तान की यात्रा की। इनके बाद जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ने भी की है। इंदिरा गांधी ने भी अफगानिस्तान की यात्रा की। इन्होंने कब की? 1976 में की। इंदिरा गांधी के बाद आपके मनमोहन सिंह ने भी की है। मनमोहन सिंह ने मनमोहन सिंह ने कब की? मनमोहन सिंह ने की थी आपकी अगस्त सन 2005 में। अगस्त सन 2005 में की थी और इसके बाद इन्होंने एक तो अगस्त सन 2005 में की थी, दोबारा इन्होंने मई सन 2011 में भी अफगानिस्तान की यात्रा की थी। और आपके दिसंबर सन 2015 जो आपके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी कर रखी है। नरेंद्र मोदी ये कब गए थे अफगानिस्तान? ये आपके दिसंबर सन 2015 में। दिसंबर सन 2015 में और जून सन 2016 में। जून सन 2016 में प्रधानमंत्री जो आपके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी 2 बार अफगानिस्तान की यात्रा कर चुके हैं। सन 2015 दिसंबर, जून सन 2016 में। जो आपके प्रथम है, प्रथम आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, मोरारजी देसाई ने। तो आपकी भारतीय विदेश नीति जो आपकी तटस्थता पर आधारित थी उसको शुरू करने वाले आपके जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद जिस विदेश नीति की घोषणा की थी वह तटस्थता पर आधारित थी, अर्थात गुटों की राजनीति से दूर रहना और स्वतंत्र नीति का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंद्र कुमार गुजराल। तो जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने यूरोपीय संघ की तर्ज पर दक्षिण एशियाई देशों के संघ और एकल मुद्रा की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधानोत्तर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, वह अधिकारी जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित हो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। ये वह शक्ति है, संविधानोत्तर अधिकार आपकी वो शक्ति है जो संविधान सम्मत नहीं है। वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है। क्या है आपके? वे अधिकार वे अधिकार जिनका जिन जिनका संविधान में वर्णन नहीं है। वर्णन नहीं है तथा अन्य रूप से वर्णित है तथा अन्य रूप से अन्य रूप से वर्णित है वर्णित हैं, उन्हें आपके क्या कहते हैं? संविधानोत्तर अधिकार कहते हैं। वो आपके संविधानोत्तर अधिकार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। सेकंड है आपका, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी। मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी, ये आपका इनकरेक्ट है। तो आपकी कौन थी प्रथम महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस की? वो थी आपकी एनी बेसेंट। कौन थी आपकी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी राष्ट्रीय कांग्रेस की। और ये कब बनी थी?
एनी बेसेंट अध्यक्ष कब बनी थी? तो ये 1917 में, जो 1917 में कलकत्ता में 1917 कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 32वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 32वां अधिवेशन। 32वां अधिवेशन। 32वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता में जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। जबकि मैडम कामा जो है आपकी जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए आपके प्रसिद्ध हैं। और बाकी जो आपके कथन है, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या 395 है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का गठन 280 के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। और जो आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया है वो रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके कुछ कथन दे रखे हैं, इन पर आपको विचार करना है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी अरुण जेटली हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं। तो इन कथनों में से बताना है आपको कौन कौन से कथन आपके सही हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, मतलब आपका पहला और दूसरा कथन सही है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाता। जो आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्र का संरक्षण का मूल अधिकार जो है वो आपके आपातकाल में निलंबित नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए ये दे रखा है आपके योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं। तो जो आपके श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं, ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। ये कौन थे आपके? उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं थे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है आपके, ये उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं थे। क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं आपके? ये होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होते हैं आपके योजना आयोग के अध्यक्ष। 1 जनवरी सन 2015 को और आपके योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी सन 2015 को क्या आ चुका है आपके? नीति आयोग आ चुका है, जिसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होगा और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आपके नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर अपने ऑप्शन जो आपका कथन 3 है उसे देखिए। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी अरुण जेटली हैं। जो आपका वर्तमान में राज्यसभा में जो विपक्ष है उसके नेता आपके अरुण जेटली नहीं है, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कौन है आपके? मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन खड़गे। ये आपके वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष में अध्यक्ष हैं। अरुण जेटली अब दिवंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 17 के साथ संयुक्त होकर संसद को छुआछूत के प्रयोग के लिए दंड निर्देशित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। चार्टर एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय होता है। अब देखिए ऑप्शन बी को, भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके संविधान के 92वें संविधान संशोधन संशोधन सन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। इसमें क्या हुआ था? 92वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में आपकी
4 नई भाषाएं ऐड हुई। कौन कौन सी थी वो 4 नई भाषाएं? एक है आपकी बोडो, बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली और आपकी संथाली, और संथाली। 92 में संविधान संशोधन हुआ था आपका सन 2003 में। ये आपकी 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, वो थी आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस संशोधन के फलस्वरूप 8वीं अनुसूची में इसके बाद कितनी भाषाएं हो गई? आपकी इस संशोधन जो आपका 92वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके बाद जो संख्या थी भाषाओं की 8वीं अनुसूची में वो 22 हो गई। कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। तो यहाँ पर आपका ये कथन इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 18 भाषाएं कह रहा है, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंदर। लेकिन जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, तो उस समय आपके 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में आपके 14 भाषाएं थी। जब आपका संविधान लागू हुआ था 1950 में, तब आपकी भाषाएं कितनी थी? 14 भाषाएं थी। आपका ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें आप 18 भाषाएं दे रखी हैं, लेकिन वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी को देखिए, अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 17 के साथ संयुक्त होकर संसद को छुआछूत के प्रयोग के लिए दंड निर्देशित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। ये आपका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहता है आपका चार्टर एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो ये जो है आपके भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र आपके 1 नवंबर 1858 को घोषित ब्रिटिश सामग्री जो थी आपकी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कहा जाता है। ये आपका इनकरेक्ट है। ये 1813 को नहीं कहा जाता। जो आपका 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र जो जारी हुआ था, घोषणा पत्र किसके द्वारा? विक्टोरिया सामग्री जो है, विक्टोरिया सामग्री जो है, इनके द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसको अधिकार पत्र कहा गया। तो यहाँ पर आपके एक तो ऑप्शन सॉरी एक ऑप्शन बी ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ये आपके करेक्ट आंसर हैं। बी एंड डी जो है आपके सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट कूट का सही उत्तर चुनें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष तक की आयु तक आसीन रहते हैं। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है, वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है। संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। तो यहाँ पर कोड दे रखे हैं, उनके हिसाब से मतलब उनके अनुसार आंसर चूज करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चारों के चारों कथन ही सही हैं। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं अपने पद पर 62 वर्ष तक की आयु तक आसीन रह सकते हैं, और इसका प्रावधान है आपके अनुच्छेद 217 खंड ए। अनुच्छेद 217 के खंड 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है, उसको राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है, और ये आता है आपके अनुच्छेद अनुच्छेद 110 के खंड 3 के अंदर इसका प्रावधान है। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। ये कथन भी आपका सही है। कहने का मतलब है आपके चारों के चारों कथन सही हैं, और ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
और नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपकी सूची एक में आपकी न्यूनतम आयु दे रखी है और यहाँ पर पद दे रखे हैं। तो किस पद के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष। कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। पंचायत का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका राज्य विधानसभा सदस्य। तो राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका राज्य विधान परिषद सदस्य। इसका सदस्य होने के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब। तो जो आपका बिहार है, इसके अंदर वर्ष 1967 से 1971 तक कितनी बार गठबंधन की सरकार बनी है? 9 बार। कितनी बार बनी है? 9 बार गठबंधन सरकारों का गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वह भारतीय जो युद्ध अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष का अध्यक्ष अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था, वो कौन थे? मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, नारायण देसाई, मूला माई देसाई। तो वर्ष 1988 में अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन के अध्यक्ष कौन घोषित किए गए थे? वो थे आपके नारायण देसाई। अंतरराष्ट्रीय युद्ध प्रतिरोधक वार रजिस्टर इंटरनेशनल, जो आपका वार रजिस्टर रजिस्टर्स इंटरनेशनल मतलब WRI जो है, उसके 1988 में सदस्य थे आपके नारायण देसाई। ये एक अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन है जिसमें आपके कितने देश संबंधित हैं? 40 से अधिक देश। 40 से अधिक देश संबंध हैं। कितने देश संबंध है इससे? 40 से अधिक देश संबंधित हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपके लंदन के यूके में। कहाँ पर है? लंदन के यूके में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। 1921 में कहाँ पर हुई थी? बिलथोवेन। ये कहाँ पर है आपका? नीदरलैंड्स में। कहाँ पर है आपका? नीदरलैंड्स में इसकी स्थापना हुई थी। इस संगठन के अध्यक्ष नारायण देसाई को आपके 1988 से 1991 तक नियुक्त किया गया था। तो आपका जो अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन है आपका वार रजिस्टर इंटरनेशनल WRI, ये आपका इंटरनेशनल जो है, इसके अध्यक्ष कौन थे? 1988 में आपके नारायण देसाई थे। ये एक अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन है। कितने देश जो है वो इससे संबंधित हैं? 40 से अधिक देश इससे संबंधित हैं। मुख्यालय इसका लंदन के यूके में स्थित है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1921 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बिलोथेवन नीदरलैंड्स में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग। तो यहाँ पर जो आपका महिला और बाल विकास विभाग है, वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय प्रेस काउंसिल
एक वैधानिक संस्था है, अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, न्यायिक संस्था है और आपकी परामर्शी संस्था है। तो जो भारतीय प्रेस काउंसिल है वो अर्ध न्यायिक और वैधानिक संस्था है। ये अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। भारतीय प्रेस काउंसिल एक स्वायत्त अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है इसकी 1966 में संसद के 1965 अधिनियम अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय आपात के दौरान इस अधिनियम को निरस्त कर 1 जनवरी 1976 को इसे भंग कर दिया गया था। कब भंग कर दिया गया था? इसको भंग हुई थी ये 1 जनवरी 1976 को इसे भंग कर दिया गया था। और पुनः कब जीवित किया गया था इसको? पुनः कब जीवित किया गया था इसको? पुनः जीवित हुई थी ये आपकी कब हुई थी? 1978 1978 के तहत इसे 1978 के तहत 1979 में ये आपके जीवित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? पी.एल. पूनिया, मार्कंडे काटजू, कुलदीप नैयर, पूजा भट्ट। तो जो इसके अध्यक्ष थे आपके मार्कंडे काटजू जो थे आपके सेवानिवृत्त कौन है ये आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायाधीश है ये आपके 5 अक्टूबर सन 2011 को 3 वर्ष के लिए 5 अक्टूबर सन 2011 को 3 वर्ष के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ओके, तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बात करूं वर्तमान की, वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति रंजना न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ये इसके अध्यक्ष हैं। और कब बने थे ये? इसके अध्यक्ष बने थे जून सन 2022 से इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। लेकिन बात करते हैं अगर वर्तमान की, तो वर्तमान में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जो है वो आपके जून सन 2022 से इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये आपके उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपके जो उपरोक्त सभी हैं असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व, ये सभी आपके क्षेत्रवाद उदय के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी। जो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में, 1986 में, 1991 में, 1997 में। तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी 1982 में। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था आपके जल संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए जल स्थानांतरण संपर्कों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? शिमला समझौता, भारत सोवियत संधि, फरक का समझौता, ताशकंद समझौता। तो इन्हें आपको क्रम में लगाना है कि पहले कौन हुआ था, सेकंड नंबर पर कौन हुआ था। तो पहले हुआ था आपका ताशकंद समझौता। फिर उसके बाद आपका ताशकंद समझौते के बाद पहले आपका ताशकंद समझौता हुआ था। उसके बाद आपका भारत सोवियत संघ संधि हुई थी, भारत सोवियत संधि हुई थी। उसके बाद आपका शिमला समझौता हुआ था। उसके बाद आपका फरक का समझौता हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका शिमला समझौता कब हुआ था? ये यहाँ पर 4
213। शिमला समझौता की बात करें, शिमला समझौता हुआ था आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था आपके 2 जुलाई 1972 को। 9 जुलाई 1972 को शांति, मित्रता एवं सहयोग के लिए ये हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को। फिर देखते हैं आपके भारत सोवियत संधि। भारत सोवियत संधि हुई थी आपकी 9 अगस्त 1971 को। फरक का समझौता जो है आपका, फरक का समझौता कब हुआ था? फरक का समझौता आपके भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। कब हुआ था? आपके 12 दिसंबर 1996 में ये हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है आपका ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता आपके भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को ये हुआ था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। पहले आपका ताशकंद समझौता होता है, फिर उसके बाद भारत सोवियत संधि, उसके बाद शिमला समझौता, फिर लास्ट में हुआ था आपके फरक का समझौता। मैंने इनके आपको बता दी कि किस किस के बीच हुआ था और कब कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक कौन है? मौलाना मसूद, हाफिज मोहम्मद सईद, उमर अब्दुल्ला, ओसामा बिन लादेन। जो आपका आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा है, इसके संस्थापक का नाम हाफिज मोहम्मद सईद है। लश्कर ए तैयबा दक्षिण एशिया में सक्रिय एक आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान आधारित इस आतंकी संगठन की स्थापना हाफिज मोहम्मद सईद और जफर इकबाल ने की थी। और किसने की थी? जफर इकबाल ने। इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी, आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न किन देशों ने लिट्टे को प्रतिबंधित किया? भारत, श्रीलंका, फ्रांस, भारत, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल, भारत, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव। तो जो आपके भारत, श्रीलंका और फ्रांस है, और आपके भारत, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों ऑप्शंस में जो आपके देश दिए गए हैं, इन्होंने लिट्टे को प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है आपका, फाइव आइज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है। कारण, वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब आपके कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है आपका कथन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिबूती आचार संहिता संबंधित है। जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? कांगो द्रोणी का संरक्षण, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह, नैतिकता का घोषणा पत्र, परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब समुद्री डकैतों के विरुद्ध जो अंतरराष्ट्रीय समूह है उसको जिबूती कहते हैं। जिबूती आचार संहिता समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह से संबंधित है। यह आचार संहिता पश्चिमी हिंद महासागर, लाल सागर तथा अदन की खाड़ी में जहाजों की समुद्री डकैती के सुरक्षा हेतु आपके 29 जनवरी 29 जनवरी सन 2009 को अपनाई गई। सन 2009 को अपनाई गई। किस किस ने अपनाई थी? आपके सन 2009 को तटवर्ती क्षेत्र के जो देश है उन्होंने इसको अपनाई थी। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? भारत जो है, भारत
अगस्त सन 2020 में इस अंतरराष्ट्रीय समूह में पर्यवेक्षक मतलब ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ। पर्यवेक्षक मतलब ऑब्जर्वर के रूप में भारत अगस्त सन 2020 को जिबूती में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आदर्श है। ऑल इंडिया रेडियो का, दूरदर्शन का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। तो ये किसका आदर्श है? ये आदर्श है ऑल इंडिया रेडियो का। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य है ऑल इंडिया रेडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ये आपके आंदोलन दे रखे हैं और उनसे संबंधित आपके व्यक्ति हैं, किसने शुरू किया था या किससे संबंधित ये आंदोलन है। तो आपको बताना है कि कौन इनमें से एक सुमेलित नहीं है। चिपको आंदोलन जो है, सॉरी, एपिको आंदोलन जो है वो आपका पी हेगड़े से संबंधित है। जी बिल्कुल है। चिपको आंदोलन एस एल बहुगुणा ने शुरू किया था, बिल्कुल किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित आपकी मेधा पाटकर है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे से संबंधित है। ये आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी जो है आपका इनकरेक्ट है। बाबा आमटे जो है आपके, बाबा आमटे बाबा आमटे आपके वन्य जीव संरक्षण वन्य जीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ नर्मदा बचाओ आंदोलन आंदोलन से जुड़े थे। ओके, किस किस आंदोलन से जुड़े थे बाबा आमटे? वन्यजीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से बाबा आमटे जुड़े हुए थे। जो आपका शांति घाटी आंदोलन है, ये इसके संदर्भ में आपका सलीम अली जो है वो चर्चित हैं। शांत घाटी आंदोलन का संबंध किससे है? शांत घाटी आंदोलन आंदोलन का संबंध आपके किससे है? वो सालिम अली से संबंधित है। सालिम अली, डॉक्टर सालिम अली जो है वो संबंधित है शांत घाटी आंदोलन से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है माउंट आबू, नासिक, हैदराबाद, पुणे। जो आंतरिक सुरक्षा अकादमी है वो आपके माउंट आबू में अवस्थित है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू राजस्थान में स्थापित की गई है। राजस्थान में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? केरल, त्रिवेंद्रम, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो देखिए आपके 1990 तक केरल व नई दिल्ली में आपके जो विधि विश्वविद्यालय वो नहीं था। बेंगलुरु में प्रथम विधि विश्वविद्यालय लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना 1986 में हुई। बेंगलुरु में कब हुई थी आपका प्रथम प्रथम विधि विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपके 1986 में। 1986 में हुई थी। और नई दिल्ली में आपके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इसकी आपकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी सन 2008 में। और केरल के कोच्चि में कोच्चि में केरल के कोच्चि में आपके जो विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो सन 2005 में हुई थी। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल लीगल स्टडीज
इसकी स्थापना आपके केरल में हुई थी सन 2015 में। जो बेंगलुरु में स्थापना हुई थी उसका नाम क्या है? बेंगलुरु में जो विधि विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था उसका नाम है आपका लो स्कूल लो स्कूल ऑफ इंडिया। लो स्कूल ऑफ इंडिया, ये आपका बेंगलुरु में स्थापित हुआ था 1986 में। तो आपका जो त्रिवेंद्रम है, त्रिवेंद्रम आपके तिरुवनंतपुरम तिरुवन तिरुवनंतपुरम वनतमपुरम में आपका विश्वविद्यालय स्थित नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिवेंद्रम जो है आपका तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर आपके अभी तक कोई भी विधि विश्वविद्यालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सन 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया। यूपी में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में। सन 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा आपके मिला था उत्तराखंड में। सन 2003 के अंत में उत्तराखंड सरकार ने गोरखाओं सहित दो अन्य समुदाय जो हैं, अन्य पिछड़े वर्गों को ओबीसी का दर्जा प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ब्रिटेन 1982, फ्रांस 1985, अमेरिका 1980, सोवियत संघ 1983। तो विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव आपके ब्रिटेन में हुआ था 1982, ब्रिटेन में आयोजित हुआ। कब हुआ? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? 1991 में, सन 2001 में, सन 2003 में, सन 2013 में। तो ये आपके सन 2003 से शुरू हुआ था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 9 जनवरी महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने का दिन था, उसको प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष सन 2003 से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं था? पूर्वी एवं उत्तरी प्रांतों को मिलकर नए राज्यों का निर्माण, पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना, पूर्ण स्वतंत्रता, श्रीलंका की अखंडता। तो इसमें पूर्ण स्वतंत्रता जो है, भारत श्रीलंका का समझौता हुआ था 1987 में। 1987 में जो भारत श्रीलंका का समझौता हुआ था उसके अंदर श्रीलंका की अखंडता को बनाए रखने की बात की गई थी। तमिल राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता का इसमें कोई भी उल्लेख नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी? श्रीमाओ भंडार नायके, मार्गरेट थैचर, गोल्डा मेयर, इंदिरा गांधी। तो जो आपकी श्रीमाओ भंडार नायके हैं, वो किसी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। कब बनी? आपकी 1960 में, श्रीलंका की। श्रीलंका 1960 में श्रीलंका की श्रीमाओ भंडार नायके जो हैं वो किसी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, और ये विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। श्रीमाओ जो है आपकी विश्व में देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, श्रीलंका की हैं, 1960 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, उल्फा उग्रवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। तो ये संबंधित है आपके असम से। उल्फा जो है उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है, और इसका पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। फ्रंट ऑफ असम, ये इसकी फुल फॉर्म है उल्फा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 300 से अनुच्छेद 342 तक संबंधित है। तो ये आपके किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरणों से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से।
तो ये संबंधित है आपके लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 331 में, अनुच्छेद 332 में, अनुच्छेद 333 में। तो अनुच्छेद 330 में आपके भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है, जबकि ऐसा ही राज्य की विधानसभाओं के संदर्भ में ये आपकी लोकसभा में है। बात करूं राज्यों की विधानसभाओं में, राज्यों की विधान सभाओं में, विधान सभाओं में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? आपके अनुच्छेद 332 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति से संपन्न प्राधिकारी हैं। और ये आता है आपके अनुच्छेद 341 के खंड ए के तहत। राष्ट्रपति किसी राज्य का संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और वहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल के परामर्श के बाद लोकसभा अधिसूचना द्वारा उस राज्य की किन्हीं जातियों, मूल वंशों या जनजातियों को अनुसूचित जाति के रूप में निर्देशित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो जो आपका मध्य प्रदेश है उसके अंदर सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार आपके कौन कौन से राज्य हैं? 4 राज्य आपके। फर्स्ट नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है आपके? तीसरे नंबर पर आता है आपका ओडिशा। और फोर्थ नंबर पर आता है आपका राजस्थान। ये सन 2011 की जनगणना के अनुसार आपके 4 राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। पहले नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है, ओडिशा तीसरे नंबर पर, राजस्थान आपके चौथे नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें या किनमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? कौन सा किसके अंदर आपका किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? राज्यसभा, जम्मू एवं कश्मीर विधानमंडल, राज्य विधान परिषदें और है आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपके एक तो राज्यसभा में और राज्यसभा और राज्य विधान परिषद में किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाए? अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 339। तो ये आपका अनुच्छेद 338 और 338 ए के अंदर आता है। भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। मूलतः अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था। 338 के अंदर गठन का प्रावधान है और इसके अंदर ए जो जोड़ा गया था अनुच्छेद 338
338 के अंदर क्या है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग का गठन का प्रावधान है। आयोग के गठन का प्रावधान है। फिर आपका अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया इसमें। आप अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया। आपके 89वां जो संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन सन 2003 में आपका जोड़ा गया अनुच्छेद 338 ए। इसमें क्या कर दिया गया आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक गठन कर दिया गया। आयोग का पृथक गठन कर दिया गया। अनुच्छेद 338 के तहत अब केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की व्यवस्था है। अब अनुच्छेद 338 में केवल और केवल आपके गठन की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आपके दोनों ही कथन सही हैं। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है और आपके अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची जो है, पांचवी अनुसूची के अंदर ये प्रावधान है, राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है और आज की क्लास के साथ साथ हमने भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे, मतलब भूगोल शुरू करने वाले हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर करना क्लास को, कमेंट कर जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।